हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद बीएससी में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा, संविधान की उद्देशिका को पढ़ा। आज की क्लास में संविधान में प्रवेश करते हैं और भाग पहला संविधान का पार्ट 1 जिसका नाम है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 पढ़ते हैं आज, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 4 अनुच्छेद आते हैं और इन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या लिखा है इसका आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो भारत संघ बताया गया यहाँ पर कि भारत अनुच्छेद पहला कहता है, क्या कहता है? भारत राज्यों का इंडिया, क्या कहता है? इंडिया जो कि भारत, यानी इंडिया के यहाँ पर 2 नाम बताए गए। सबसे पहले अगर प्रश्न आता है कि भारत और इंडिया दोनों नामों की चर्चा कहाँ की गई है तो अनुच्छेद 1 में की गई। और क्या नाम है? पहला जो प्राइमरी नाम है वो है इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जिसका नाम भारत भी है। राज्यों का संघ है। यहाँ पर संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ शब्द के लिए, यहाँ संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि ये यूनियन शब्द की जो अवधारणा है ये हमारे देश में कनाडा के संविधान से ली गई है। यूनियन शब्द चूंकि संघ ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो हमारे देश में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फेडरेशन और यूनियन में क्या फर्क होता है, थोड़ा उसको गहराई से अगर समझे, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और वास्तविकता में वही संघ है। यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार का संघ होता है। राज्यों के संघ में जब संघ ज़्यादा शक्तिशाली होता है और राज्य कम शक्तिशाली होते हैं, या कह सकते हो कि राज्य तो तोड़े जा सकते हैं लेकिन संघ नहीं तोड़ा जा सकता है। संघ के पास ज़्यादा प्रभुत्व होता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने इस विषय को ध्यान में रखा कि हमारा देश अभी हाल ही में आज़ाद हुआ है, तो इसमें अगर केंद्रीय सत्ता ताकतवर नहीं हुई तो राज्यों का विघटन हो सकता है। इसलिए केंद्रीय सत्ता को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ को ज़्यादा शक्तियाँ दी। और यही कारण है कि हमने फेडरेशन की जगह पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भारत राज्यों का संघ है। इंडिया जिसका नाम भारत है वह राज्यों का संघ है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया और भारत के नाम में भी संविधान निर्माताओं के बीच में काफ़ी लंबा वाद विवाद चला है। और आपको बता दें कि उस समय जो भी प्रक्रियाएं होती थी संविधान सभा के अंतर्गत, वहाँ पर निर्णय ऐसा नहीं होता था कि साधारण बहुमत से या विशिष्ट बहुमत से निर्णय को पास करा लिया जाए। उस समय का नियम था कि सर्वसम्मति से जो कुछ नियम हो, जो कुछ भी बिल पास किए जाए, उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसी का ही परिणाम है। इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के हैं। इंडिया का नाम, इंडिया नाम इसलिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के निर्माताओं में दोनों इंडिया के पक्षधर काफ़ी थे और भारत के पक्षधर भी काफ़ी थे। तो जो इंडिया के जो पक्षधर थे उनका ये कहना था कि अगर इंडिया शब्द को नहीं रखा जाएगा तो जितने भी विधेयक, जितने भी कानून हमारे अंग्रेजों ने पास किए करवाए हैं वो सारे इनवैलिड, नल एंड वाइड हो जाएंगे और हमारे लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था, नई शासन व्यवस्था लाना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए इंडिया शब्द को अगर बनाए रखते हैं, जैसे कि आप जानते ही हो हमारे जितने भी संविधान में एक्ट पास हुए हैं, जो इतिहास के संविधान में हम लोगों ने भी पढ़ा,
जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लास्ट था, उसके पहले इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, उसके पहले इंडियन रूल एक्ट, उसके पहले चार्टर ऑफ इंडिया, जितने भी है वो सब भारत के नाम से ही है, इंडिया के नाम से ही है। इंडिया के नाम के आने की वजह से वो सारे रूल, इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए बनाई गई आईपीसी, सीआरपीसी, वहाँ पर भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। तो कहीं ना कहीं वो नल एंड वाइड ना हो जाए, इसलिए उनका मानना था विश्लेषकों का कि हम इंडिया शब्द को बनाए रखें। और भारत शब्द को बनाए रखने वाले जो विशेषज्ञ थे वो ये कहते थे कि भारत हमारे संस्कृति का, हमारी आध्यात्मिकता का, हमारे पौराणिकता का ये प्रतीक है। अगर भारत नहीं रखा जाएगा तो हम हमारी पहचान को कहीं ना कहीं खो देंगे और हमारी पहचान केवल अंग्रेजों के द्वारा दी हुई पहचान रहेगी। तो इसलिए उनका भी तर्क सही था। तो समय आते आते, उस समय तो इंडिया ही आवश्यक था, लेकिन समय आते आते भारत को स्वीकारता आगे बढ़ा दी जाएगी ऐसा मान करके हमने इंडिया और भारत दोनों शब्दों को बराबर यहाँ पर वैल्यू दी, दोनों नामों को स्वीकारता मिली। तो यहाँ से पहले अगर अनुच्छेद से प्रश्न आए कि भारत और इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया, तो अनुच्छेद फर्स्ट से लिया गया। प्राइमरी शब्द क्या है? इंडिया, ठीक है ना। हालांकि दोनों शब्द बराबर है, लेकिन जो संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जिसका नाम भारत भी है, ठीक है ना। तो इंडिया और भारत दोनों नामों को स्वीकारता संविधान सभा में हुई। अब जो भारत संघ की बात की हम लोगों ने, ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारत संघ का जो शब्द की व्याख्या है कहाँ पे हुई है, या ये शब्द कहाँ आया है, तो आर्टिकल फर्स्ट में आया है। राज्यों के संघ, जो भारत है वो राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है। ये तो हमने बताया कि संघ क्या है, एक यूनियन टाइप का जो गवर्नमेंट है वहाँ पे संघ ज़्यादा शक्तिशाली है। और फिर ज़्यादा शक्तिशाली इसको परिभाषित करने के लिए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो संघ है, राज्यों का संघ है, वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। संघ, राज्यों का जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ है। जैसे फेडरेशन में कुछ न कुछ समझौते होते हैं, यूनियन में कोई समझौता नहीं, बल्कि ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यों के विभाजन है और कुछ नहीं, जिसमें हम शक्तियों का विभाजन भी कर देते हैं। भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है राज्यों को। राज्यों के पास जो पावर है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांट दी गई है, लेकिन आप संघ से चाहें कि अलग हो जाए तो ये संभव नहीं है। ये संघ की परिभाषा है, भारतीय संघ की परिभाषा है, ठीक है। तो ये हुआ। इसी पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया, राज्यों का संघ अर्थात संघ की इकाई के रूप में सिर्फ राज्य के संघ के बारे में बता रहे हैं कि राज्यों का संघ का मतलब राज्य की एक संघ की इकाई के रूप में, संघ की इकाई के रूप में, यानी संघ ही संप्रभु है, उसकी इकाई, प्रशासनिक इकाई के रूप में कौन काम कर रहा है? राज्य काम कर रहा है। इसलिए शक्तियों का जो विभाजन है राज्यों और संघ के बीच में किया जाता है। यहाँ कोई वैधानिक समझौता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है यहाँ कोई वैधानिक समझौता नहीं, बल्कि प्रशासनिक सहूलियत है। प्रशासनिक सहूलियत के आधार पर हमने राज्यों का बंटवारा किया है, न कि वैधानिक समझौते के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत का क्षेत्र एक व्यापक अवधारणा है भारत राज्य से। अंग्रेजी में कहा जाए तो इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी, ये व्यापक अवधारणा है इंडियन स्टेट से, यानी इंडियन स्टेट से ज्यादा बड़ा है इंडियन टेरिटरी। अब आप कहेंगे इंडियन टेरिटरी और स्टेट में क्या फर्क है? तो इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत, इंडियन स्टेट के अंतर्गत वही राज्य आएंगे जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, जबकि इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत वो सारे राज्य आएंगे
जो भारत ने भले ही उनको पूर्ण राज्य का दर्जा न मिला हो, लेकिन उन पर प्रशासनिक भारत का कंट्रोल हो, जैसे कि हमारे यूनियन टेरिटरी। तो कह सकते हो कि राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला करके इंडियन टेरिटरी बन रहा है, और स्टेट में केवल भारत के राज्य। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमें अनुच्छेद 1 से प्राप्त होती है। तो अगर प्रश्न आए कि इंडियन टेरिटरी की व्याख्या, भारत राज्य की व्याख्या, भारत संघ की व्याख्या, संघ कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, हमारे संघ का नाम क्या है, यूनियन है कि फेडरेशन है, फेडरेशन क्या होता है, तो हमने बताया कि फेडरेशन में कोई ना कोई समझौता होता है, और जब समझौता अगर टूट गया तो वो देश या राज्य उस संघ से टूट सकते हैं। जैसे भी आपने एग्जाम्पल देखा आपके यूरोपीय संघ का, वहाँ से ब्रिटेन अलग हो गया। ऐसे कुछ और संघ हैं, जैसे कि हाँ एक संघ है यूएसएसआर, ये क्या था, फेडरेशन था, जिसका 1991 में विघटन हो गया। तो जो फेडरेशन होते हैं वहाँ पर विघटन हो सकता है। अमेरिका का जो संविधान है, वहाँ पे अमेरिका में जितने स्टेट हैं वो एज ए फेडरेशन जुड़े हुए हैं, वहाँ पर एक समझौता है। तो वो अगर चाहें, स्टेट अगर चाहें तो अमेरिका संघ से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं हमारे संविधान में, वो है संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। संघ में 2 बातें हैं, एक तो प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, दूसरा स्थापना। अगर आपको संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करना है, यहाँ पे नए राज्य का मतलब क्या है? ऐसा नहीं नए राज्य का मतलब जैसे भी तेलंगाना बन गया नया राज्य, वो राज्य नहीं, जो विदेशी राज्य कह सकते हैं। इसकी परिभाषा को थोड़ा व्यापक रूप से अपनी भाषा में समझे तो विदेशी राज्यों का अगर अधिग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी विदेशी भूभाग पर अगर हम अधिग्रहण कर लेते हैं तो उसके प्रवेश, ठीक है, और उनकी स्थापना के लिए अनुच्छेद 2 बनाया गया है। ठीक है, यहां पे देखो बोला गया नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल की सकती है। एक बात, यहां पर 2 पॉइंट्स हैं, यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट कह रहा है नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति, और दूसरा कह रहा है नए राज्यों के गठन की शक्ति। और दोनों, एक में लिखा हुआ है अस्तित्व में था पहले से, और एक में लिखा अस्तित्व में नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि ये जो नए राज्य भारतीय संघ में शामिल हो रहे हैं ये पहले से अस्तित्व में थे, यानी इसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि गोवा है, आपका सिक्किम है, आपका कई और राज्य हैं, आप जानते हैं। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको पहले क्या बनाया गया, टेरिटरी बनाया गया, और उसके बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो उन्हीं राज्यों के प्रवेश की, उन्हीं राज्यों की स्थापना के लिए यहाँ पर बात पहली बोली गई। जो पहले अस्तित्व में थे फिर उनकी स्थापना कर दी गई, उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। और दूसरे हैं जो अस्तित्व में थे ही नहीं, ठीक है ना, जो अस्तित्व में थे ही नहीं, जिनको पहले भारत में विलय कराया गया, जो अस्तित्व में नहीं, उनके राज्यों की गठन की शक्ति। यानी 2 प्रकार के राज्य यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। यानी कह सकते हो कि जो भारतीय भूभाग में पहले नहीं थे या जो थे लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे, उनको स्थापित करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। इसके बाद अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में संसद को शक्ति दी गई, संसद की ही पास शक्ति, यहां भी जो शक्ति है वो संसद के पास ही है। ठीक है, संसद के पास शक्ति है, राष्ट्रपति का अनुमोदन है और संसद के दोनों सभाओं में स्वीकृति है। ठीक, तो संसद राज्य के नाम, क्षेत्रफल व सीमाओं में बदलाव कर सकता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या क्या कर सकता है? राज्य के नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो क्या राज्य के नाम में परिवर्तन किए गए? हाँ, बिल्कुल किए गए, इसको भी हम लोग डिटेल समझेंगे। राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाता है और सीमाओं में बदलाव। ये उन राज्यों की बात की जा रही जो भारत में पहले से अस्तित्व में है,
उन्हीं के अंतर्गत उनका नाम बदल दिया जाए, उनके क्षेत्र बदल दिए जाए, एक राज्य से 2 राज्य बना दिए जाए, 2 राज्यों से मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से कुछ कुछ हिस्से को काट करके एक नया राज्य बना दिया जाए। ये सब चीजें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रायः होती रहती है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल इसीलिए है क्योंकि इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके हमारे संविधान में कई सारे नए राज्य बनाए गए, जिसको आप लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति की यहाँ पे तरीका क्या है, इसको हमें संशोधन कराने के लिए नाम में परिवर्तन कराना हो, चाहे सीमाओं में परिवर्तन कराना हो, चाहे क्षेत्रफल में परिवर्तन कराना हो, इसको परिवर्तन कराने के लिए नियम क्या है? तो नियम ये है कि सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी। पहले जो विधेयक बनाएंगे उसमें राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद राष्ट्रपति की संस्तुति होगी। इसके बाद किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे उच्च सदन राज्यसभा में, चाहे निम्न सदन लोकसभा में पेश कर सकते हैं। इसके बाद जब ये पेश होगा, राष्ट्रपति की सहमति ले ली, संसद के किसी भी सदन में पेश करेंगे, लेकिन पेश करने से पहले हम संबंधित राज्य के विधानमंडल में उस बिल को भेजेंगे। संबंधित राज्य के विधानमंडल, ये सदन में पेश करने के पहले है। ठीक है, और एक निश्चित समय दे दिया जाता है, संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजा गया। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है, यहाँ पे तो केवल पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है ना, तो आप इसको डिटेल में लिखेंगे। संबंधित राज्य की विधानमंडल में भेजा गया और निश्चित समय दिया गया। निश्चित समयावधि के अंतर्गत अगर वह संबंधित राज्य उस बिल को पास करके संसद को भेज देता है, तो उसी पास हुए बिल पर संसद कानून बनाना शुरू करती है। अगर संबंधित राज्य उस बिल को उस समय सीमा के अंतर्गत पेश नहीं करता है, तो संसद कानून बना सकती है। तब भी संसद कानून बना सकती है। एक बात, दो बातें हो गई यहां से। तो एक तो पास कर दिया तब कानून बनाती है, दूसरा ना भी पास करे तब भी कानून बना सकती है, तीसरा अगर वह विधानमंडल, वह संबंधित राज्य का विधानमंडल उस कानून के विरोध में बिल पास करती है, यानी उस कानून में संशोधन करने के लिए कहती है, उस बिल में संशोधन करने के लिए कहती है कि यह सही नहीं, उचित नहीं है, तब भी संसद कानून वही बना सकती है जो उसने विधानमंडल को भेजा था राष्ट्रपति की संस्तुति लेकर के। समझ रहे ना, यानी पूरी तरीके से सर्वे सर्वा कौन है? संसद है। तो ये संसद की शक्ति है यहां पर कि उसको विधानमंडल से पूछने की आवश्यकता तो है, लेकिन उसके राह पर चलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक औपचारिकता मात्र है, पूछ लिया। देश के किसी क्षेत्र को समाप्त करना, एक प्रश्न बनता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। एक प्रश्न बनता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कि देश के क्या, अब जैसे हमने राज्यों के नामों में परिवर्तन कर दिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया, सीमाओं में परिवर्तन कर दिया, तो क्या हम किसी देश के किसी क्षेत्र को, अपने देश के किसी क्षेत्र को तोड़ करके, कम करके किसी दूसरे देश के क्षेत्र में इसी आर्टिकल के अंतर्गत दे सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यही प्रश्न है, देश के किसी क्षेत्र को समाप्त कर किसी अन्य देश को, क्या हमारे देश की संसद के पास ये अधिकार है कि हम किसी क्षेत्र को काट करके, किसी भी राज्य के किसी क्षेत्र को काट करके किसी दूसरे देश को प्रदान करते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में हमारा संविधान पूर्णतया मौन है। ठीक है, और ये पूरी जिम्मेदारी, ये कहता है संविधान, न संसद के पास ये अधिकार है किसी पास, और ये पूरी जिम्मेदारी कार्यपालिका को सौंपी गई है। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद को सौंपी गई है। मंत्रिपरिषद एक दूसरे देश से समझौता करके उस समझौते पर कानून पास करा सकता है, और ये पहली बार ये घटना तब हुई है। हालांकि इसके पहले बताया गया था कि अगर हमें किसी अपने देश के राज्य को काट करके किसी दूसरे राज्य को देना है तो हमें अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ेगा।
जिसमें हमें संविधान संशोधन के नियम बताए गए हैं, उसमें हमें अपने राज्य को अखंड रखना है, अक्षुण्ण रखना है, समझ रहे ना, अखंड रखना, तोड़ना नहीं है। तो अगर ऐसा करना है तो हमें 368 के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विवादित क्षेत्र है दो राज्यों के बीच में और कहीं ना कहीं उस विवाद में दोनों राज्य उलझे हैं, तो क्या होता है, जो हुआ 1960 में, 1960 में हमें नवा संशोधन करना पड़ा। आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। 1960 में बेलूबुरी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बेलूबुरी एक काफ़ी महत्वपूर्ण वाद रहा है 1960 का, बेलूबुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद। इस वाद के अंतर्गत नवा संशोधन करना पड़ा और बेलूबुरी क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल का था, वह पश्चिम बंगाल से काटकर